बंगाल में जब कोई अपनी बेटी को बुलाता है ना तो बंगला भाषा में उसे माँ कहा जाता है। तो माँ का एक सम्मान हम देते हैं और मुझे आश्चर्य होता है कि ये नर पिचास टाइप के लोग टीएमसी में संदेश खाली में कहाँ से आ गए। मैं एक बात श्योर कह सकता हूँ कि ये हमारे भारत की उपज नहीं हो सकते हैं। कहीं ना कहीं दोष है, उसको देखना होगा और उससे भी शर्म से सिर झुक जाता है जो दुष्कर्म, जो दुष्विचार, हवस और वासना के वशीभूत होके इतना घिनौना कर्म करते थे कि भाई 2-4 दिन तक उनको पार्टी ऑफिस में रोक के रखा जाता था। कहा यह जाता था कि तुम पति हो सकते हो लेकिन हमारा शासन चलेगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा यूज करते थे। हिंदू समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, एक तरफ हम राम को वेलकम कर रहे हैं और ऐसे रावण हमारे बंगाल में इतने सारे भरे हुए हैं, तो इनका कैसे हम ये करें। ये बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है बंगाल के हिंदुओं के लिए कि हम लोग अलर्ट होके, एकजुट होके अगर नहीं रहे तो इसका हमें बचाने वाला भविष्य में कोई नहीं आएगा। और उनके खोए हुए मान सम्मान को तो हम नहीं लौटा सकते माताएं बहनों को, लेकिन जो उचित कार्रवाई के द्वारा उनको एक मानसिक शांति और एक ऐसा एग्जाम्पल बने कि अगला किसी बंदे के मन में दुर्भावना आने के पहले, दुर्विचार आने के पहले वो 10 बार सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। अगर अंजाम का डर रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर सही रहेंगे तो कोई भी क्राइम करने से डरेगा और हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं भारत बुलेटिन। आज हम बात कर रहे हैं बंगाल में जिस तरीके से महिलाओं पर एक अभद्रता की जाती है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, हम उसी बंगाल की बात कर रहे हैं जहाँ पे महाशक्तियों का एक मिलन कहा जाता है। महाशक्तियों की स्थली है ये। वहाँ पे महिलाओं के साथ ऐसा दुष्कर्म समझ में नहीं आता और ये शर्मसार खाली बंगाल के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। जहाँ पे बंगाल वो जगह जहाँ पे आधी से ज्यादा जनसंख्या महिलाओं की है, वोटर्स महिलाएं आधी संख्या में, वहाँ पे ऐसा दुष्कर्म करना, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभय तिवारी जी हैं। इनसे बात करते हैं। अभय तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। ये जो घटना हुई बंगाल के लिए, पूरे देश के लिए शर्मसार है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे बंगाल की धरती में ना, जहाँ हम शक्ति की पूजा करते हैं और माँ का उत्सव पूरे दुनिया में फेमस है, और संयोग की बात है कि वहाँ पे एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं के साथ इस तरीके का दुष्कर्म जब अंग्रेज शासन था तो भी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। ये हमारे नाक के नीचे होता रहा और हम बेसुध बुध बैठे रहे। ये पूरे सिस्टम का फेलियर है और उसकी लीपापोती एक कालपीट को अरेस्ट करके, जिसका प्रिडिक्शन पहले कर दिया जाता है, अब किया जा रहा है। इससे हमारे समाज को सोचना होगा कि आगे भविष्य अपने बच्चियों का, परिवार का किनके हाथों में देना है, जिससे हमारा बंगाल, हमारा परिवार और हमारा देश सुरक्षित रह सके। बहुत बड़ी दुखद और शर्मनाक घटना है जिससे मैं तो पूरे इंडिया में घूमता रहता हूँ पार्टी के कामों से, तो लोग अब ये नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि तिवारी साहब आप कोलकाता से आए हैं, अरे वो संदेश खाली वाली घटना आपके यहाँ बंगाल में हुई है, ये पहले सुनने को बढ़ता है। तो इस घटना से हमें पूरे दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, देश के बाहर भी फोन आते हैं दोस्तों के, यार तुम लोग बंगाल में ये क्या कर रहे हो, कैसी राजनीति चल रही है। तो बड़े शर्म की बात है, दुखद बात है। इस तरह की घटना भविष्य में कहीं ना हो पाए, इसके लिए हम कटिबद्ध हों, एकजुट हों और इसका पुरजोर विरोध हर लेवल पे करें। माताओं की शक्तिपीठ कहा जाता है वहाँ बंगाल, जी, स्थली है माताओं की। वहाँ पे माताओं के साथ ऐसा दुष्कर्म, उस पे जो वहाँ की सीएम है वो खुद महिला है, उनका चुप्पी साधना कितना हद तक से? देखिए, ये तो मैं आपको सही बात बताऊं कि बंगाल में हम लोगों का दिनचर्या ही शुरू होता है माँ की आराधना से और पूरे तरीके से नवरात्र में समर्पित रहते हैं। छोटी छोटी बच्चियों की हम पूजा करते हैं और सम्मान देते हैं। बंगाल में जब कोई अपनी बेटी को बुलाता है ना तो बंगला भाषा में उसे माँ कहा जाता है। तो माँ का एक सम्मान हम देते हैं और मुझे आश्चर्य होता है कि ये नर पिचास टाइप के लोग
टीएमसी में संदेश खाली में कहाँ से आ गए। मैं एक बात श्योर कह सकता हूँ कि ये हमारे भारत की उपज नहीं हो सकते हैं, कहीं ना कहीं दोष है, उसको देखना होगा। और उससे भी शर्म से सिर झुक जाता है कि दीदी जिनसे पूरे बंगाल की जनता को उम्मीद थी कि ये मुख्यमंत्री होंगी तो सबको न्याय करेंगी, सारी चीजों की व्यवस्था संभालेंगी, लेकिन जब वो उन्होंने चेयर संभाला तब उनके अंदर का विरोध पता नहीं कहाँ खत्म हो गया। जब उनके लोगों पे हाथ पड़ता है तो उनको विरोध याद आ जाता है, लेकिन जब साधारण मनुष्य के पास जो एक आम आदमी है उसके ऊपर कोई अत्याचार होता है तो पूरा सिस्टम रहते हुए वो चुप क्यों लगा जाती हैं। शर्म या तो हो सकता है उनके अगर शर्म से चुप्पी लगाई है तो अच्छी बात है, वेलकमिंग बात है, लेकिन उनका रिएक्शन आना जरूरी था, उचित था। महिलाएं वहाँ पे उनके जो नाम आया जिनका टीएमसी के जो नेता थे, उनके यहाँ पे उनके दफ्तर पे महिलाएं अपने अर्जी को लेके जाती थी, काम के लिए जाती थी, तो उनमें से कुछ महिलाओं में से एक आध महिलाओं को वहाँ पर रख लिया जाता था सिर्फ मजे के लिए। वो ऐसी घटना थी कि समझ लीजिए टीएमसी का जो पार्टी ऑफिस था वहाँ पे बुलाया जाता था शाम को रात को मीटिंग करेंगे। अब मीटिंग करने के बाद ये बोला जाता था कि भाई जो उसमें से सुंदर और अच्छी औरतें दिखती थी, लड़कियां दिखती थी, तो एक बाप को उसका मैंने सुना, आंखों देखा हाल, तो वो कह रहा था कि मतलब उसकी बेटी और उसकी वाइफ को बुलाया जाता था और जो उसमें सुंदर दिखती थी उनको थोड़ी देर बाद बोल दिया जाता था कि आप यहाँ रुको, रात भर उसके बाद जाएंगे। सुबह वो जब जाने लगती थी तो अगर इनका मन नहीं भरता था, जो दुष्कर्म, जो दुष्विचार, हवस और वासना के वशीभूत होके इतना घिनौना कर्म करते थे कि भाई 2-4 दिन तक उनको पार्टी ऑफिस में रोक के रखा जाता था। कहा यह जाता था कि तुम पति हो सकते हो लेकिन हमारा शासन चलेगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा यूज करते थे। और वो लोग एफआईआर के लिए जाते थे, पुलिस की कोई मदद नहीं मिल पाती थी। हिंदू औरतों को ज्यादा टारगेट किया गया था, ज्यादा नहीं 100% हिंदुओं को ही टारगेट किया गया था। इससे हमारा खून खौल उठता है कि भाई हिंदू राष्ट्र की हम बात सोच रहे हैं, हिंदू समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, एक तरफ हम राम को वेलकम कर रहे हैं और ऐसे रावण हमारे बंगाल में इतने सारे भरे हुए हैं, तो इनका कैसे हम ये करें। ये बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है बंगाल के हिंदुओं के लिए कि हम लोग अलर्ट होके, एकजुट होके अगर नहीं रहे तो इसका हमें बचाने वाला भविष्य में कोई नहीं आएगा। हमें एकजुट रहना होगा और इसका विरोध करना। महिलाओं के साथ तो ये पहली घटना है बंगाल में, हिंदू महिलाओं के साथ। इससे पहले अगर हम देखें तो इलेक्शंस के पहले भी, इलेक्शंस जीतने के बाद भी जो वहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं, हिंदू जनता है, उनके साथ पहले भी ये घटनाएं हुई हैं। देखिए, ये घटनाओं के पीछे क्रम में मत जाइए। मैं एक चीज आपका ये लगाना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं भी कोई भी महिला के प्रति घटना घटती तो उसमें आवाज उठाने में सबसे पहले हमारा बंगाल रहता है, हमारी दीदी रहती हैं। चाहे वो आसिफा का यूपी का कांड हो, हाथरस का कांड हो, या हमारे मणिपुर में महिलाओं के साथ कहीं भी अगर ऐसी गंदी मानसिकता की सोच चाहे वो किसी भी पार्टी के बैनर के तले हो, अशोभनीय है, अमाननीय है, स्वीकार नहीं है। आज तो चुप है ना वो। हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ कि सभ्य समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो लोग कहाँ गए, कैंडल मार्च क्यों नहीं हो रहा है। के लिए आवाज उठती है लेकिन अगर हिंदू औरतों के साथ होता है तो कुछ नहीं बोलती है। बिल्कुल नहीं, जैसे सांप सूंघ जाता है भाई। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि आप बगल वाले पाकिस्तान राज्य में जाइए, देश में जाइए, तो वहां पे माइनॉरिटी सफर होता है और ये कुदरत का कैसा करिश्मा है कि हिंदुस्तान में मेजोरिटी ही सफर कर रहा है और उसके बाद उनकी आवाज को सुनने वाला, उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं। अगर कोई खड़ा होने जाता है, हमारे नेतागण जाते हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। उनके ऊपर हमारे बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन पे जानलेवा हमला हुआ पुलिस के द्वारा। हमारे शुभेंदु दा को जाने नहीं दिया गया और मीडिया को भी अरेस्ट किया गया। जो चौथा स्तंभ है, आज भारत के रिपोर्टर थे, उनको अरेस्ट करके जेल डाला गया। तो ये सारी घटनाएं एक गंदी राजनीति के गंदे सोच के गंदे माहौल को दर्शाती हैं, जिससे सभ्य समाज को निकलना है
तो अच्छे लोगों को आगे आना होगा और इसका विरोध करना होगा। इसी बीच में 2024 का चुनाव भी नजदीक आ गया, इलेक्शंस भी हैं। दीदी प्रधानमंत्री का दावेदारी भी कर रही थी, तो क्या जो ये जो घटना हुई इसके बाद महिलाएं जवाब देंगी दीदी को? भाई साहब, मैं तो ये कह सकता हूँ कि बंगाल में रहने वाला इंसान एक टेरर के साए में जी रहा है। एक डर है, अनसुना डर है, क्योंकि बंगाल में ये भी कहा जाता है, मैं नाम नहीं उल्लेख करूंगा, जो ब्लॉक लेवल के जो नेता होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई इलेक्शन के टाइम में बीएसएफ रहेगा, सेंट्रल फोर्सेस रहेंगी, उसके बाद तो रहना यही है, तुम्हारा घर तोड़ देंगे, घर जला देंगे, हाथ तोड़ देंगे, काम धंधा खत्म कर देंगे। पता नहीं कैसी डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं। और ऐसी डेमोक्रेसी को जो आदमी लास्ट 12 सालों में पावर में रहते हुए नहीं चेंज कर पाया, मानसिकता को नहीं चेंज करा पाया, जिनका स्लोगन था कि बदलाव चाहिए, बदलाव तो आया, लेकिन ये तो उससे भी और घटिया बदलाव हो गया है। तो जो इस लेवल पे घटिया सोच का समर्थन करता है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल में कोई भी गुण प्रधानमंत्री जैसे सम्मानीय पोस्ट तक पहुंचने के लिए है। दूसरी बात जो आपने कही कि महिलाओं का क्या जवाब होगा, तो भाई ये इलेक्शन के रिजल्ट के दिन का वेट करना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माता बहनें जो बंगाल में हर जगह से, हर एक एंगल से अपने बूथ पे जाके वोट का सही इस्तेमाल करके, सही निर्णय करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। और बंगाल में मैं एक बात आपको बता दूं कि 42 सीटों पे उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, चेहरा सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का ही है। और हमारा पूरा संकल्प रहेगा कि जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम यहाँ से अपने उम्मीदवारों को जिता के भेजें, ताकि हम बंगाल के लिए एक मजबूती के साथ आवाज उठा सके और यहाँ उचित कार्रवाई करवा सके। आपने कहा 42 की 42 सीटों पे मोदी जी का चेहरा रहेगा, जी आपका ये कहना था। आपके कहने के अनुसार हम देखें तो पवन सिंह को, बिहार के जो हमारे सिंगर हैं, हाँ। उनको बंगाल भेजा गया कि आप वहां से लड़िए, लेकिन उन्होंने वापस ले लिया सीट। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से नहीं लड़ना, तो वापस हो गए। तो उसके बाद अभिषेक जी, टीएमसी के एक नेता है, उन्होंने बोला कि हमारी संस्कृति, बंगाल संस्कृति बच गई, हमने संभाल ली और बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है जो बंगाल से लड़ पाए। भाई साहब, अब संस्कृति की बात करें, बंगाल की संस्कृति की, तो ये संस्कृति आज वो परिचय संदेश खाली दे रहा है जी, जो माननीय हमारे टीएमसी के बंधु जगन है, उनको वो देखना चाहिए। उस समय किसी की आवाज नहीं आती है। और ये मसला है पवन जी का। पवन भाई कुछ निजी कारणों से उन्होंने ट्विटर किया कि नहीं लड़ना चाहते आसनसोल सीट से। इसका मतलब ये नहीं है कि बंगाल में टीएमसी का सामना करने वाला कोई नहीं है। हमारा हर एक बूथ का एक एक कार्यकर्ता इतना आज के डेट में बौखलाया हुआ है। अगर मौका मिले तो जिस पार्टिकुलर आसनसोल सीट की बात कर रहा हूं, वहां चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, 1 लाख से ज्यादा वोटों से वहां जीतने की उम्मीद हम रखते हैं। और माननीय पवन भाई हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा चुने गए थे, वो एक सेलिब्रिटी हैं। अब उनका यहाँ पे क्या निजी कारण रहा नहीं रहा, उसके विषय में तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं एक चीज बता सकूंगा भाई, आज के डेट में चुनाव के डेट्स नहीं आए हैं। चुनाव जिस दिन अनाउंसमेंट हो जाए और चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आ जाए, आप ये मेरा वीडियो चला के देख लेना, आसनसोल सीट बीजेपी जरूर जीतेगी। कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, एक सामान्य कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, लेकिन हम मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने के लिए वहां से जरूर जीत के अपने कैंडिडेट को, अपने उम्मीदवार को जिताएंगे। और जो लोग कहते हैं कि डर गई या बीजेपी के पास कार्यकर्ता नहीं, उन्हें आने वाले कुछ दिनों में वो दिख जाएगा कि वो चेहरा कौन है, क्या है। और हमारे हर एक कार्यकर्ता का उसको सपोर्ट मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं चाहे जो भी वहां से कैंडिडेट होगा, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के साथ जीत के संसद भवन जाएगा। संतखाली की जो घटना हुई, इस घटना में जो आरोपी है, ऐसे लोगों के साथ जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न करते हैं, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, इनके साथ क्या करना चाहिए? सर क्या करना चाहिए, दिल की बात तो बहुत गहरे लेवल पे आती है, लेकिन
कानून के दायरे में हम तो तालिबानी परंपरा को नहीं लागू कर सकते, बट कानून के दायरे में जितनी जल्द से जल्द और जो उचित कार्रवाई हो, ताकि और उनके खोए हुए मान सम्मान को तो हम नहीं लौटा सकते माताएं बहनों को, लेकिन जो उचित कार्रवाई के द्वारा उनको एक मानसिक शांति और एक ऐसा एग्जाम्पल बने कि अगला किसी बंदे के मन में दुर्भावना आने के पहले, दुर्विचार आने के पहले वो 10 बार सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। अगर अंजाम का डर रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर सही रहेंगे, तो कोई भी क्राइम करने से डरेगा और हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। जैसा हम यूपी में हमारी व्यवस्था है माननीय योगी जी के नेतृत्व में, योगी जी जैसा एक पैटर्न बंगाल में स्थापित होना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि योगी जी का जैसा ही पैटर्न होना चाहिए। बंगाल की धरती कुछ अलग है, यूपी की धरती कुछ अलग है। यहाँ की संस्कृति सभ्यता का सम्मान रखते हुए, हिंदुत्व की रक्षा करते हुए हमें एक उचित मार्गदर्शन में चलना चाहिए और हमें एक वक्त आ गया है कि जब उचित परिवर्तन की जरूरत है बंगाल को। जी, 2024 का चुनाव नजदीक है। हाँ। इस बीच में एक घटना भी घटित हो गई। इसको देखते हुए क्या बीजेपी को कुछ बेनिफिट मिलेगा इससे? देखिए, ये मानवीय संवेदना का विषय है। इस पे हम राजनीति को नहीं सेकना, राजनीतिक रोटी नहीं सेकना चाहते हैं। हाँ, एक चीज है, भगवान राम विराजमान हो गए हैं अयोध्या में और हम सब हर्षित हैं, आनंदित हैं। हमारे भागवत जी कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक इंसान हिंदू है, हिंद का वासी है वो। इस लिहाज से जो हमारे पार्टी का नारा है कि अब की बार 400 पार और बहुत ज्यादा बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे और देश को सुशासन का एक और दौर देंगे जो डेवलपमेंट की तरफ होगा। इस बार का एजेंडा ही डेवलपमेंट होगा।